नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं विदाई संभाषण प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न 1, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर, लेखक शिव शंभू की दो गायों की कहानी से यह कहना चाहता है कि भारत में मनुष्य नहीं पशुओं के साथ भी रहने वाला व्यक्ति आत्मीयता का अनुभव करता है। हमारे यहाँ जब कोई पशु पक्षी बिछड़ जाता है या उसका निधन हो जाता है तो भी मन में एक पीड़ा और दर्द होती है। तो इसी तरह से वो दो गायों की कहानी बताते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि जब पशुओं में दर्द होता है बिछुड़न का, तो हम तो इंसान हैं। वो कहते हैं भारत में मनुष्य नहीं पशुओं में भी साथ रहने वालों के साथ लगाव होता है। वे उस व्यक्ति के बिछुड़ने पर भी दुखी होते हैं जो उन्हें कष्ट पहुंचाता है। यह भावना प्रमुख होती है। हमारे देश में पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा गया है। बिछड़ते समय बैर भाव को भुला दिया जाता है। अगला प्रश्न, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहां किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत दिया गया है? उत्तर, लेखक ने यहां बंगाल के विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है। लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत का वायसराय बनकर आया। उसने भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थायी करने के लिए अनेक काम किए। भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए उसने बंगाल का विभाजन करने की योजना बनाई। कर्जन की इस चाल को देश की जनता समझ गई और उसने इस योजना का विरोध किया, परंतु कर्जन ने अपनी जिद को पूरा किया। बंगाल के 2 हिस्से कर दिए। अगला प्रश्न, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? उत्तर, कर्जन ने बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ने के लिए किया था, परंतु इसका परिणाम उल्टा हुआ। सारा देश एकजुट हो गया और ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई। और विद्यार्थी, दूसरा कारण यह था, कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहता था। उसकी सिफारिश को नहीं माना। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी। ब्रिटिश सरकार ने उसकी धमकी को स्वीकार कर लिया, अर्थात इस्तीफा मंजूर हो गया। अगला प्रश्न, विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने गिरे? आज से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक कहता है कि कर्जन की भारत में शान थी। दिल्ली दरबार में उसका वैभव चरम सीमा पर था। पति पत्नी की कुर्सी सोने की थी। उसका हाथी सबसे ऊंचा व सबसे आगे रहता था और सम्राट के भाई का स्थान भी इनसे नीचा था। इसके इशारे पर प्रशासन, राजा, धनी सब नाचते थे। इसके संकेत पर बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला दिया जाता था। अनेक निकम्मों को बड़े पद मिल जाते थे एकमात्र संकेत से। इससे पता चल सकता है कि इनका पद कितना प्रभावशाली था। इस देश में भगवान और एडवर्ड के बाद इनका ही स्थान था, परंतु इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इसकी सिफारिश पर एक आदमी भी नहीं रखा गया। जिद के कारण इनका वैभव जाता रहा। अगला प्रश्न, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? उत्तर, लॉर्ड कर्जन स्वयं को निरंकुश सर्वशक्ति संपन्न मान बैठा था। वो भारतीय जनता उसकी मनमानी सह रही थी। अचानक गुस्साए लॉर्ड का इस्तीफा मंजूर हो गया और उसे जाना पड़ा। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि लॉर्ड कर्जन और भारतीय जनता के बीच एक तीसरी शक्ति अर्थात ब्रिटिश सरकार है, जिस पर ना तो लॉर्ड कर्जन का नियंत्रण है और न ही भारत के निवासियों का ही नियंत्रण है। इंग्लैंड की महारानी का शासन ना तो कर्जन की बात सुनता है और ना ही कर्जन के खिलाफ भारतीय जनता की गुहार सुनता है। उस पर इस निरंकुश का अंकुश भी नहीं चलता। विद्यार्थियों, आरोह में इन प्रश्नों के बाद पाठ के आसपास शीर्षक से कुछ प्रश्न और दिए हैं महत्वपूर्ण, उनको भी हम देख लेते हैं। पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया। शिव शंभू नाम की
चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है जो भांग के नशे में खरी खरी बात कहता है। यह पात्र अंग्रेजों की कुनीतियों को उजागर करता है। लेखक ने इस नाम का उपयोग सरकारी कानून के कारण किया। कर्जन ने प्रेस की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर लेने के हालात नहीं थे, अतः काल्पनिक पात्र के जरिए अपनी मर्जी की बातें कहलवाई जाती थी। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, जी हां, कर्जन के संदर्भ में हमें यह बात सही लगती है। नादिर शाह एक क्रूर राजा था। उसने दिल्ली में कत्लेआम करवाया था, परंतु आसिफ जाह ने तलवार गले में डालकर उसके आगे समर्पण कर कत्लेआम रोकने की प्रार्थना की तो तुरंत कत्लेआम रोक दिया गया। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 8 करोड़ भारतवासियों की बार बार विनती करने पर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इस संदर्भ में कर्जन की जिद नादिर शाह से बड़ी है। वह नादिर शाह से अधिक क्रूर था। उसने जनहित की उपेक्षा की। अगला प्रश्न, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर, शासन किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलता। यह नियमों का समूह है जो अच्छी व्यवस्था का गठन करता है। यह प्रबंध जनहित के अनुरूप होती है। निरंकुश शासक से जनता दुखी रहती है तथा कुछ समय बाद उसे शासक का विनाश हो जाता है। प्रजा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर नीति में जन कल्याण का भाव होना चाहिए। लोकहित में सब काम किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। इस पाठ में आए अलीफ लैला, अलाउद्दीन, अबुल हसन और बगदाद के खलीफा के बारे में सूचना एकत्र कर कक्षा में चर्चा कीजिए। विद्यार्थी, इसमें जो शब्द आए हैं इन पर आप कक्षा में आपस में चर्चा कीजिए। विद्यार्थियों, पाठ के अंत में बोधात्मक प्रश्न भी दिए हैं, उन पर भी चर्चा कर लें। प्रश्न 1, विधायी संभाषण पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विधायी संभाषण पाठ वायसराय कर्जन जो 1899 से 1904 व 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। यह अध्याय शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। कर्जन के शासनकाल में विनाश के बहुत कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, परंतु उन सबका उद्देश्य शासन में गोरों के वर्चस्व स्थापित करना, सीधा सीधा अंग्रेजों को लाभ पहुंचाना था। उनका लोक कल्याणकारी भावना से कोई लेना देना नहीं था। कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की। वह सरकारी निरंकुशता का पक्षधर था। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पे उसने प्रतिबंध लगा दिया था और अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उसे देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चला गया। लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी का इस अध्याय में वर्णन किया है। साथ ही यह बताने की कोशिश की है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह निबंध भी उस समय लिखा गया जब प्रेस पर पाबंदी का दौर था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ यह एक साहसिक गद्य का नमूना भी है। अगला प्रश्न, केसर, जार तथा नादिर शाह पर टिप्पणियां लिखिए। उत्तर, केसर, यह शब्द रोमन तानाशाह जूलियन सीजर के नाम से बना है। यह शब्द तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयुक्त होता था। जार, यह भी जूलियस सीजर से सब बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों जो 16वीं सदी से 1917 तक रहा के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गेरियाई शासक 913 में के लिए प्रयोग हुआ था।
नादिर शाह, यह 1736 से 1747 तक ईरान का शाह रहा। तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने भी आक्रमण के लिए भेजा था। अगला बोधात्मक प्रश्न, राजकुमार सुल्तान ने नरवरगढ़ से किन शब्दों में विदा ली थी? उत्तर, राजकुमार सुल्तान ने नरवरगढ़ से विदा लेते समय कहा, प्यारे नरवरगढ़वासियों, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं तुझसे जुदा हो रहा हूं। तू मेरा अन्नदाता रहा। अपनी विपदा के दिन मैंने तेरे संग काटे हैं। तेरे ऋण का बदला ये गरीब सिपाही कभी नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहनों की दृष्टि से ना देखा हो, तो मेरा प्रणाम स्वीकार मत करना। नहीं तो प्रसन्न होकर खुशी खुशी एक बार मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दें। अगला प्रश्न, विदाई संभाषण तत्कालीन साहसिक लेखन का नमूना है, सिद्ध कीजिए। उत्तर, विदाई संभाषण व्यंग्यात्मक, विनोदपूर्ण, चुलबुला, ताजगी वाला गद्य है। यह गद्य आतताई को पीड़ा की चुभन का एहसास कराता है। इससे यह नहीं लगता कि कर्जन ने प्रेस पर पाबंदी लगाई थी। इसमें इतने व्यंग्य प्रहार है कि कठोर से कठोर शासक भी घायल हुए बिना नहीं रह सकता। इसे साहसिक लेखन के साथ साथ आदर्श भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, कर्जन के कौन कौन से कार्य क्रूरता की सीमा में आते हैं? उत्तर, कर्जन के यह कार्य क्रूरता के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रेस पर प्रतिबंध, करोड़ों लोगों की विनती के बावजूद बंगाल का विभाजन, देश के संसाधनों का अंग्रेजी हित में प्रयोग और अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना। विद्यार्थियों, यह थे इस अध्याय के समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हाँ, अपने साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।